प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में हम कुटिया में राजभवन कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कई सारे विशेष बातें हैं। उनके साहित्य के संदर्भ में अगर हम देखते हैं, हिंदी साहित्य के जगत में उनका योगदान उत्कृष्ट रहा है, ये तो सराहनीय है। दूसरी बात है, मैथिली शरण गुप्त जो रचनाएं रचे हैं तो वो जो है राष्ट्रीय चेतना के आधार पर है। मतलब राष्ट्र के देशभक्ति के संदर्भ में लोगों को जागृत करने के संदर्भ में हो सकता है, या फिर स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था उस समय के लिए लोगों को प्रेरणा देने के लिए हो सकता है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में आते हैं। तो ऐसे विषयों पर जो है उनकी ज़्यादा रचनाएं हैं। और ये भी नहीं है कि उसे छोड़कर वो अन्य लिखे नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं मैथिली शरण गुप्त के रहे हैं। कवि के संदर्भ में अगर हम देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक काल के पितामह भी कहा जाता है कविता या फिर काव्य के संदर्भ में, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने कविताएं रचे थे या फिर जिस तरह की रचनाएं उन्होंने शुरुआत की, खड़ी बोली के प्रवक्ता के रूप में उसे माना जाता है। भाषा के संदर्भ में मैंने बताया था, आज की हिंदी जो है हमारी खड़ी बोली कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि प्राचीन काल से उनके रूप अलग अलग है। तो उसके संदर्भ में आधुनिक काल में अगर हम देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली है। तो इस खड़ी बोली के प्रवक्ता के रूप में भी मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त कई सारे काव्य रचे हैं, जैसे प्राचीन से जो शैली हो या फिर जिस तरह की प्राचीन कविताएं लिखते आ रहे थे, जैसे महाकाव्य या फिर उसके लिए खंड काव्य, कई सारे उसमें भाग है। मतलब महान जो बड़ा होता है या फिर विस्तृत होता है जो हम कहते हैं ना, तो एक विषय को लेकर, एक प्रसंग को लेकर, कोई एक घटना को लेकर जो पूर्ण रूप से लिखा जाता है काव्य शैली में, तो उसे जो है महाकाव्य कहा जाता है। अगर उदाहरण देना है तो जो हमारे रामायण और महाभारत है, ये जो है महाकाव्य कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो प्रसंग है, जो घटना है, पूर्ण रूप से चित्रित है, वो काव्य शैली में ही है। रामायण हो, महाभारत हो, वो सभी जो है काव्य शैली में ही है। तो जिस तरह वो महाकाव्य की रचना उस समय हुआ करता था, आधुनिक काल में भी जो है उसका रूप देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ पर हिंदी जो है पूर्ण प्राचीन हिंदी रहा है या फिर पूर्व हिंदी रहा है। तो यहाँ पर जो आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी का जो इस्तेमाल करने के लिए शुरू हुआ या फिर प्रारंभ हुआ, तो इस खड़ी बोली में महाकाव्य, खंड काव्य लिखने में मैथिली शरण गुप्त माहिर रहे हैं। तो उनकी कई सारे, जैसे साकेत, यशोधरा या फिर जय भारत, ये जो है उनके महाकाव्य रहे हैं। मतलब महान काव्य के रूप में वो जाने जाते हैं। और इनसे हटकर अन्य कई सारी कविताएं या फिर रचनाएं हैं। और मैथिली शरण की विशेष बात है, आप जन्म वगैरह वहाँ पर देख सकते हैं, उनके परिचय के संदर्भ में दिया गया है। महाकाव्य के संदर्भ में या फिर खंड काव्य के संदर्भ में उन्होंने जो वहाँ पर पात्रों का चित्रण करते हैं, मैथिली शरण गुप्त जिस पात्रों का चरित्र चित्रण वो करते हैं ना, जिसकी ओर हमारी कल्पना भी नहीं होती है, तो आप समझ नहीं सकते हैं किस तरह उनकी रचनाएं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगी, अभी देखिए जो रामायण चला, तो रामायण के संदर्भ में आप लोगों ने देखा होगा कि राम जो है अपना रामायण, आप जानते हैं, उस कथा को संक्षिप्त में ही सही आप जानते हैं। तो राम जो है वहाँ पर अयोध्या चला, अयोध्या जो वहाँ पर थे या फिर दशरथ जो था, उनको छोड़कर अपने पिता का पालन करने के लिए जो है सब कुछ राज्यभार त्याग करके महान आदर्श के रूप में श्री राम हमारे सामने आते हैं। तो वन चले गए, तो वन तो चले गए श्री राम, उनके साथ लक्ष्मण भी गया, सीता भी गई। तो भाई है, अपना भाई का जो स्नेह है, आत्मीयता, वो दिखाने के लिए लक्ष्मण भी गए। सीता अपनी पत्नी धर्म निभाने के लिए वो भी चली जाती है, आगे पीछे कुछ भी वो सोचती नहीं है। तो सीता वहाँ चली, तो सीता के संदर्भ में जो है, तो वहाँ पर सीता कभी ये नहीं सोची कि वहाँ पर जाने से क्या होगा, यहाँ पर मेरा राज्यभार छीना जाएगा या फिर मेरे लिए कोई सुविधा नहीं मिलेगी। एक क्षण के लिए भी उनके मन में सोच नहीं आई। सीता तो चल दी अपने पति के पीछे। सीता की मन की जो दशा है, सीता किस प्रकार सोचती है, इसकी ओर कभी हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे पात्रों को लेकर जो है मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं। बुद्ध के संदर्भ में भी है,
बुद्ध है, भगवान बुद्ध आप जानते हैं, जैसे वो महान बुद्ध बने, आप जानते हैं उसकी कथा को, किस तरह उनके जीवन में जो घटनाएं घटे, जिस कारण से वो वहाँ पर अपने जीवन को त्याग कर बुद्ध बनने के लिए गए, ये सब आप जानते ही हैं। तो जिस प्रकार बुद्ध ने भी आधी रात को घर छोड़कर चला गया था, तो उस संदर्भ में भी अपने जो छोटा सा बच्चा है, उनका बालक था, बच्चा था, उसे छोड़कर, पत्नी को छोड़कर भगवान बुद्ध बुद्ध बनने के लिए निकल जाते हैं। तो उस समय जो है उनकी पत्नी की जो दशा थी, कोई सोच नहीं सकता। हम बुद्ध को लेकर महान बातें कहते हैं, वो बुद्ध बन गए, हमारे संसार के लिए, समाज के लिए शांति का दूत बन गए, समाज को सुधारने के लिए प्रेरणा का स्थान उन्होंने लिया है, शांति दूत बने थे, बहुत कुछ है बुद्ध के बारे में, बहुत कुछ हम लोग कहते हैं। एक महान हस्ती के रूप में उसे देखते हैं, भगवान के रूप में उसे पूजते भी है, लेकिन उनके चले जाने के बाद उनकी पत्नी की जो हालत हुई, वो कभी सोच सकता है, वो कभी देख सकता है? नहीं है ना। तो ऐसे पात्र के प्रति मैथिली शरण गुप्त अपनी कल्पना में जो है उस पात्र को जो है जीवन देते हैं, उन पात्रों के लिए वो जीव प्रदान करते हैं। ऐसे लिखने की शैली जो है मैथिली शरण गुप्त का है। तो मैं इसलिए संदर्भ जोड़ी क्योंकि ये जो यहाँ पर कविता है ये भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो शीर्षक है कुटिया में राजभवन। आप कुटिया का अर्थ जानते होंगे। कुटिया का अर्थ बनता है झोपड़ी। तो जो झोपड़ी हम लोग कहते हैं उसके लिए कुटिया है कहते हैं हम लोग। तो उसमें राजभवन, हम झोपड़ी में राजभवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं है ना। उत्तर नहीं में ही होगा, क्योंकि कुटिया कैसे राजभवन बन सकता है? राजभवन मतलब बड़ा सा महल, बड़ा सा जो घर होता है उसके लिए हम लोग भवन कहते हैं, है ना। जहाँ पर आलीशान बंगला जो कहते हैं, जो भी सुख सुविधाएं हम कहते हैं वो सभी जहाँ पर होते हैं उसके लिए हम महल कहते हैं, भवन कहते हैं या फिर राजभवन कहते हैं। कुटिया को राजभवन कैसे मानेंगे? तो कुटिया को भी राजभवन अगर मानना है तो हमें वो मन से स्वीकारना है। छोटी सी ही घर क्यों ना हो, अगर उस घर में उस परिवार के सदस्य अगर मिलजुल कर खुशी से रहेंगे, अपना परिवार, अपना जीवन जो मिला है उसके साथ अगर हम लोग खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर स्वर्ग या फिर इससे बढ़कर सुखदायी और कौन सा हो सकता है ना। इस अर्थ में है कुटिया में राजभवन। छोटी सी कुटिया, छोटी सी झोंपड़ी है तो उसे राजभवन समझकर रहना है। तो कौन है ऐसी कुटिया को राजभवन समझने वाले? तो कुटिया को राजभवन समझने वाली है सीता। अब जानते हैं जिस तरह राम, मैंने इसीलिए जोड़ा था, श्री राम तो वन चले गए थे, लक्ष्मण भी चला गया, सीता भी उनके पीछे चली थी। 14 साल उनका वनवास है ना। 14 साल तक उन्होंने वनवास जो होगा, तो वो जो उनका वनवास रहा है, मतलब सभी मिलजुल कर कहीं भी हो तो उसे जो है वन में ही वास करना है, जंगल में ही उनका जीवन गुजारना है उतने समय तक। तो जहाँ भी वो चले गए, तो चित्रकूट पर्वत वगैरह अलग अलग जो भी पर्वत आए, तो वहाँ पर कुछ समय के लिए रहकर उनकी जो सफ़र है वो तय करते हैं। तो जहाँ पर भी वो रहे थे तो वहाँ पर एक कुटिया बनाकर उन्हें रहना है ना। तो रहने के लिए चाहिए, रात बिताने के लिए उन्हें चाहिए, तो कुछ आराम अगर कुछ करना है या फिर खान पान का व्यवस्था देखना है, सब कुछ देखना है। तो इसलिए जहाँ पर भी वो जाते एक छोटी सी कुटिया वो बनाते थे। तो वहाँ पर जो है जो भी जंगल में घास वगैरह जो मिले थे उन सभी से मिलकर जो वो अपनी झोंपड़ी वगैरह बनाते थे, जिसका पंचवटी नाम दिया गया है। तो वही पंचवटी है जो वो लोग अपने घर के रूप में बनाए थे या फिर झोंपड़ी के रूप में जो बनाए थे। तो उस कुटिया को, उस झोंपड़ी को जो है सीता उसे राजभवन मानती है या फिर राजभवन से कम नहीं मानती है। तो जिस तरह राजभवन के यहाँ पर उन्हें सुख सुविधाएं मिलती थी, ठीक उसी समान सीता यहाँ पर भी देखती है। तो ये जो भाव है मैथिली शरण गुप्त इस कुटिया में राजभवन सीता के संदर्भ में वो कह रहे हैं। तो ये जो भाव यहाँ पर सीता के संदर्भ में है, और सीता किस कारण से राजभवन को कुटिया मानती है या फिर कुटिया को ही राजभवन का रूप क्यों दे रही है, ये भाव हमें समझ में आता है। तो अगर इसे पढ़ेंगे तब जाकर शायद हमारे विचारों में परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में या फिर हम लोगों की कल्पना में क्या है, सुख सुविधाएं मिलते हैं, अगर हम लोग आराम से हैं तभी मात्र हमें सब कुछ अच्छा है ऐसा लगता है। तो ये जो है इस तरह की भाव नहीं है। अगर मन से हम लोग अच्छे हैं, मन से अगर हम लोगों की भावनाएं अच्छे हैं, अगर मन से हमारे विचार अच्छे हैं, तो जहाँ भी हो वो अच्छा ही लगता है। अगर हम मन से ही अच्छे नहीं है, मन से ही अगर हम सुख नहीं है या फिर खुशी नहीं है, मन में तसल्ली नहीं है या फिर सुकून का भाव अगर हमारे मन से नहीं आता है, तो हम कहीं भी जाएंगे तो वो जो है कहीं भी हो, कहीं पर भी हो, हमें सुख मिलने वाला नहीं है। तो सीता राजभवन छोड़कर आई है, एक झोंपड़ी में रही है,
तो वो जो देखिए रानी बन रही थी, राजकुमारी बन रही थी, इतने बड़े राज्य का जो है राम के साथ उनका विवाह हो गया था, सब कुछ था, लेकिन कुछ ही दिनों में ये उनको सुनने के लिए मिलता है। तो ये जो है राम के पीछे पत्नी धर्म निभाने के लिए वो भी चली जाती है, सब कुछ त्याग गई है। तो इनके ऊपर ना आभूषण है ना वस्त्र है, कुछ भी नहीं है। सन्यासिनी बनकर एक जो है वहाँ पर केसर रंग का जो गोरा रंग का वस्त्र है वो पहनकर निकल जाती है राम के पीछे। तो ये महान त्याग है, ऐसे कोई नहीं कर सकता है। आज की पत्नियां तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी, ये भी मैं कह सकती हूँ। तो कोई नहीं ऐसा कर सकता है, पति के पीछे कोई नहीं भागता है ना। पहले अपनी सुख सुविधाएं देखता है, उसके बाद वो सोचता है। लेकिन यहाँ पर सीता ऐसे नहीं, इसीलिए हमारे लिए सीता आदर्श है, इसीलिए सीता को माँ का दर्जा दिया गया है, माता के रूप में उसे पूजा जाता है, सीता माता ही उन्हें कहा जाता है ना। तो ये जो सीता किस तरह अपनी कुटिया को या फिर झोंपड़ी को राजभवन के समान मानती है, ये हम कविता के संदर्भ में देखेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर जो है, यहाँ पर सीता की मन की भावनाओं को अपनी कल्पना के साथ जोड़कर जो है यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए कविता का भाग। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर हैं, देते आकर आशीष हमें मुनिवर हैं, धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर हैं, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है, सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर कड़ी आप चलती हूँ, श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ, अपने अचल से व्यंजन आप जलती हूँ, तनुलता सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, किस लय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं, डाली डाली में नवफल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं, निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, कहता है कौन कि भाग्य ठगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा, कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जगा है मेरा, वह वधु जानकी बनी आज यह माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, फल फूलों से है लदी डालियाँ मेरी, हे हरि पत्तले भरी तालियाँ मेरी, मुनि बालाएं हैं यहाँ आलियाँ मेरी, तटनी की लहरें और तालियाँ मेरी, क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। तो देखिए कुटिया में राजभवन किस तरह उनको मन को भाता है, ये भाव है। तो कविता का विश्लेषण देखेंगे, भाव क्या है यहाँ पर देखेंगे। देखिए मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, मेरी कुटिया मतलब मेरी ये जो झोंपड़ी है, छोटा सा मेरा ये जो घर है, तो वो जो है राजभवन के समान मेरे मन को भा गया है, राजभवन के समान मेरे मन को बहुत ही अच्छा लगा है। मन को भाना अच्छा लगना है, तो मेरे मन के लिए बहुत ही अच्छा लगा है। स्वयं सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है। तो देखिए ये जो कुटिया है राजभवन के समान है, तो राजभवन है तो वहाँ पर सम्राट होना है, सम्राट राजा है, राजा के रूप में है। तो राजा कौन है यहाँ पर? स्वयं प्राणेश है, सीता के जो प्राणेश है, सीता यहाँ पर कुटिया में राजभवन के समान रह रही है, उनका जो सम्राट है राजा के रूप में कौन है? उनके प्राणेश है। प्राणेश श्री राम के लिए है, पति को प्राणेश भी अर्थ में कहा जाता है, तो इसीलिए मतलब प्राण के एक अंश के समान। तो पति पत्नी बन गए हैं, तो पति पत्नी के बीच दोनों वहाँ पर अर्धांगिनी अर्धांगी इसीलिए कहा जाता है, तो दोनों को मिलाकर ही है। तो यहाँ पर सम्राट स्वयं प्राणेश श्री राम के संदर्भ में है, पति श्री राम है, तो इसलिए खुद वो इस कुटिया रूपी राजभवन के सम्राट है, राजा है। सचिव देवर है, तो उस राजभवन के कुटिया रूपी राजभवन के सचिव के स्थान पर कौन है? देवर है। देवर कौन है? लक्ष्मण है ना, तो उनके देवर लक्ष्मण हैं, तो वो जो है यहाँ पर सचिव के स्थान पर रहकर सब कार्य को संभाल रहे हैं, तो इसीलिए उनकी कुटिया राजभवन से कम नहीं है।
देते आकर आशीष हमें मुनिवर है। तो ये जंगल में रह रहे, वन में वास कर रहे हैं और अपनी कल्पना में देखे भी होंगे रामायण महाभारत वगैरह। तो उस समय देखिए वो जो जंगल का भाग है ऋषि मुनियों का जो है तप का स्थान है, क्योंकि वहाँ पर शांति रहती है, सन्नाटा रहता है, तो एक अलग सा ही माहौल वहाँ पर होता है। तो कई सारे ऋषि मुनि भी वन में ही वास किया करते थे, वहाँ पर अपना आश्रम वगैरह बनाकर। तो वहाँ पर जो है कई सारे ऐसे मुनिवर हैं, तो देते हैं आकर आशीष, आशीष आशीर्वाद है। तो कई सारे मुनिवर वगैरह वहाँ आकर उनको आशीष दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है। तो इस कुटिया में धन तुच्छ है, मतलब निम्न है, तुच्छ मतलब निम्न है, कम है। धन उनके पास नहीं है, क्योंकि पैसे संपत्ति लेकर नहीं आए वो लोग, वनवास के लिए आए हैं, कुछ भी लेकर नहीं आए हैं। जो वस्त्र पहने हैं तो जो वो भी सन्यासी वस्त्र जो पहने हैं उसी वस्त्र के ऊपर वो आ गए हैं, और दूसरा भी उनके पास कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए वो कहती है धन तुच्छ यहाँ। तो हम लोग कहते हैं धन है तो सब कुछ है, धन ही बहुत कुछ है, ऐसे हम लोग कहते हैं। सच्चे अर्थ में अगर देखा जाए धन ही सब कुछ नहीं है, तो ऐसा भी नहीं। आजकल की जीवन शैली के धन चाहिए तो वो अलग बात है, जितना जीने के लिए ज़रूरी है उतना मात्र काफ़ी है। लेकिन हम लोग ज़्यादा की आशा में रहते हैं, लोभी बनते हैं, वो अलग बात है। तो देखिए सीता कैसे सोचती है, उनके लिए जो है धन तुच्छ है, मतलब उसका कोई कीमत नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। यद्यपि असंख्य आकर है, फिर भी यहाँ पर असंख्य आकर है। धन तो नहीं है इनके पास, कम है इनके पास, बिल्कुल भी न के बराबर है, फिर भी यद्यपि यहाँ पर जो है आकर, आकर मतलब जो सामग्री ज़रूरी है, आकर सोर्सेस है, जो संपन्नमूल उनके लिए चाहिए, जीवन चलाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, और उन चीज़ों के लिए धन तो आवश्यक है ना। जैसे हम लोगों के लिए खाना पाना देखना है, रोज़ का देखना है, जीवन चलाना है, कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर पैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनको सामग्री की, साधन की कोई कमी नहीं है, असंख्य है, तो उसकी गिनती भी नहीं कर सकते। इतने आकर उनके पास है, इतने जो है साधन उनके पास है। धन कम होने के बाद भी उनके पास जो सामग्री है, साधन है, उसकी कोई कमी नहीं है। ये जो भाव है यहाँ पर वो व्यक्त कर रहे हैं। पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। देखिए किस तरह का भाव है। पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। यहाँ पर एक ही तट पर, तट जानते होंगे अर्थ किनारा है, नदी का जो किनारा होता है उसके लिए तट कहा जाता है। तो उस किनारे पर क्या हो गया है, पानी पीने के लिए। तो जंगल का भाग है, तालाब, शहर, जलाशय का जो भी भाग होता है, तो मृग वगैरह जो भी होते हैं, प्राणी जो भी होते हैं, पानी पीने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्थिति कैसी है, किस तरह का माहौल है वहाँ पर। तो मृग और सिंह दोनों एक ही तट पर पीने के लिए आते हैं। जानते होंगे मृग मतलब किस अर्थ में है यहाँ पर, जो हिरण के संदर्भ में है। हिरण आप सुने होंगे, हिरण या फिर जिनके कन्नड़ में है, या फिर अगर अंग्रेजी में डियर जो कहा जाता है, ठीक है, तो उसके लिए मृग कहा जाता है। उसमें कई सारे प्रभेद है, तो उन सभी को मिलाकर मृग कहा जाता है। मृग दूसरा भी अर्थ है, जंगली जानवरों के लिए भी कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ के रूप में देखेंगे तो हिरण के लिए है। तो हिरण भी एक ही किनारे पर पानी पीने के लिए आता है, और उसके साथ सिंह भी। सिंह जानते हैं आप लोग, जो क्या कहते हैं आप लोग, सिंह तो आप जानते हैं। तो केसरी भी उसके लिए कहा जाता है, जो जंगल का राजा कहा जाता है सिंह के लिए। लॉयन जो आप कहते हैं, सिंह जो कन्नड़ में वही शब्द है, जानते होंगे अर्थ। तो ये जो सिंह हैं, तो दोनों यहाँ पर एक ही तट पर पीने के लिए आते हैं। आप सोच रहे होंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा सोचिए। सिंह और हिरण दोनों सामने सामने आ सकते हैं, और आमने सामने आएंगे तो भी क्या हालत होती है, थोड़ी कल्पना कीजिए, है ना। क्योंकि सिंह का शिकार हिरण है, तो सिंह के सामने अगर हिरण आ जाती है तो आसानी से वो शिकार कर देता है, अपना शिकार बना लेता है, अपना खाना वो बना लेता है। लेकिन स्थिति यहाँ पर ऐसी नहीं है। मृग हो, सिंह हो, दोनों एक ही तट पर आकर पानी पी रहे हैं। तो किस तरह का होगा यहाँ पर देखिए व्यवस्था, मतलब उतना अच्छा वातावरण वहाँ पर है, उतना आत्मीय भावना वहाँ पर है। इसलिए सीता कहती है, देखिए कवि की कल्पना कैसी है, जहाँ पर सीता है, जहाँ पर वो अपनी कुटिया में रह रही है,
तो वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। खुद श्री राम जो है उनके सम्राट राजा बने हुए हैं, लक्ष्मण उनके जो है यहाँ पर देवर के स्थान पर है और मुनिवर आकर इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ उनके पास पैसे कम हैं, तुच्छ है, यहाँ पर उसका कोई महत्व नहीं है या फिर कीमत नहीं है, फिर भी जो है उनके पास साधनों की कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ऐसा वातावरण निर्माण हो गया है कि मृग हो सिंह हो एक ही तट पर आकर पानी पी रहे हैं। तो देखिए किस तरह का वहाँ पर माहौल निर्माण हो गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर उसे ये जो कुटिया है राजभवन के समान उसके मन को भा गया है, अच्छा लगा है। आगे देखिए, सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। देखिए सीता रानी को यहाँ पर आने के बाद, जंगल में आ गई है, वन में आ गई है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे कुछ भी कमी नहीं हुई है, उल्टा क्या हो गया है, उसे लाभ ही मिला है। देखिए कैसे कहते हैं कवि, तो यहाँ पर कोई उसके लिए नुकसान नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि उल्टे में क्या हो गया है, उसे लाभ ही मिला है। क्योंकि यहाँ आने के बाद उस कुटिया को उसको बहुत ही अच्छा लगने लगी है, या फिर उस वन को ही मान गई है, या फिर कुटिया ही उनके लिए अभी सब कुछ है। देखिए कैसे है आगे, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ। देखिए औरों के यहाँ या फिर औरों के हाथों, दूसरों के हाथों से यहाँ पर मैं पलती नहीं हूँ, मतलब दूसरों के सहारे मैं यहाँ पर पलूंगी नहीं या फिर पलती नहीं हूँ। पलना मतलब बड़े होना है, विकास होना है, या फिर जीवन का जो चलता है वो है परिक्रमा। तो दूसरों के हाथों से नहीं पल रही हूँ मैं। तो राजभवन में देखिए दोनों की कल्पना आप लोग करते जाइए, कुटिया में ये रह रही है, अकेली है, अब उनके साथ कोई नहीं है, तो पति है, देवर है, नहीं है और कोई नहीं है। लेकिन अगर राजभवन में होती तो कई सारे उनके सामने होते, कई सारे लोग हैं, बड़े लोग भी होते, बुजुर्ग भी होते, काम करने के लिए नौकर भी होते, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है। तो दूसरों के हाथों वो पल नहीं रही है, खुद अपने जीवन को वो चला रही है। अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, तो खुद के पैरों पर खड़ी होकर वो खुद चल रही है। तो कैसे चल रही है, क्यों चलने के लिए नहीं आता, ऐसे प्रश्न मत कीजिए। खुद के पैरों पर खड़े होना मतलब सब कुछ अपना कार्य खुद करना है, अपने लिए जो भी काम करना है खुद के लिए करना है, इस अर्थ में है। अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ मतलब खुद में स्वावलंबी हो गई हूँ, किसी पर मैं निर्भर नहीं हूँ, इस अर्थ में है। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ। देखिए यहाँ पर खुद पैरों पर खड़ी है, मतलब खुद का जो भी काम है वो अपने आप कर रही है, काम में कोई कमी नहीं है, काम में कोई वहाँ पर उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, तो खुद का काम वो जो है कर रही है। तो इसीलिए जो है वो कह रही है कि श्रमवारी बिंदु, श्रमवारी मतलब उनके पसीने की जो बूंद है, श्रमवारी पसीना है, बिंदु पसीने की जो बूंद है, फल उसका जो फल है, स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ। स्वास्थ्य शुक्ति मतलब उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो देखिए कहने का अर्थ है श्रमवारी, श्रम करके, मेहनत करके, काम करके उससे क्या है, पसीने की बूंद गिर रही है, मतलब पसीना गिर रही है। ज़्यादा हम मेहनत करेंगे तभी पसीना आता है, ऐसे ही आराम से बैठेंगे, फैन के नीचे बैठेंगे तो पसीना आने वाला तो नहीं है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है तो खुद का काम वो खुद कर रही है, किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है। तो इसीलिए वो कहती है मेरी जो पसीने की बूंद गिर रही है इसके कारण से ही क्या हो गया है, उसके फल से, फल उसका फल क्या हो गया है, उसका असर क्या हो गया है, मेरा स्वास्थ्य जो है, मेरी जो शारीरिक अवस्था जो है, शुक्ति फलती हूँ, वो जो है अच्छा हो रहा है। हम जितना मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, हमारा देह, हमारा स्वास्थ्य उतना अच्छा रहेगा, है ना। तो इसीलिए वो कहती है जितना मैं श्रम कर रही हूँ वो जो पसीने की बूंद का फल क्या हो गया है, मेरे स्वास्थ्य को अच्छा बना दिया है। अपने अचल से व्यंजन आप झलती हूँ, अपने अचल से मतलब मेरे ये जो अचल है, अटल जो मेरा विश्वास है, मेरे ये जो काम किया है या फिर कर रही हूँ इसके व्यंजन से, व्यंजन मतलब खाना बनाना है, तो उसके कारण से क्या हो गया है, आप झलती हूँ। तो झलती हूँ मतलब खुद वो खाना बना रही है, व्यंजन बना रही है। व्यंजन का अर्थ यहाँ पर खाना है, खाद्य बनाना है।
तो खुद उसे काम करना है, अपने पति के लिए, देवर के लिए तो उसे ही करना है ना काम। तो इसीलिए जिस प्रकार वो काम कर रही है, अपने जो व्यंजन है, खाना है, वो खुद बना रही है। तो इसीलिए झलती हूँ, झलना मतलब झलन, महाप्राण ज है, ध्यान में रखिए। तो झलना इसका अर्थ है कि वो खुद वहाँ पर उसमें डूब गई है, उसमें ऐसे अटल हो गई है, ऐसे स्थिर हो गई है काम करने में कि उससे हटकर उसका कोई दूसरा काम नहीं है। पहला उनका काम है अपनी कुटिया को संभालना है, अपने काम को संभालना है। तो इसलिए वो कहती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आने के बाद उसे जो है दूसरों के हाथों में वो पल नहीं रही है और उसके साथ अपने पैरों पर खड़ी होकर वो खुद का काम कर रही है। और उनका जो श्रम है, पसीने की जो बूंद गिरती है, इसके कारण से उनका स्वास्थ्य और भी अच्छा होते जा रहा है। क्योंकि यहाँ तक भी है कि खुद वो जो है ऐसे अटल हो गई है कि वो अपना खाना खुद बना रही है, खुद पका रही है, खुद वो व्यंजन जो है कर रही है। तो इसीलिए वो कहती है कि यहाँ पर किस तरह का उनका भाव है। तो खुद का काम कर रही है, इसीलिए उसे जो है ये कुटिया राजभवन से कम नहीं है। तो वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, खुद वो स्वावलंबी बनी है, दूसरों पर निर्भर नहीं है और खुद का जो है सब कुछ काम खुद बना लेती है। खान पान बनाना भी खुद ही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, राजभवन में होती तो ऐसा नहीं होता, हर किसी के लिए, हर काम के लिए कोई ना कोई रहा करता था। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी नहीं है, तो इस कारण से है।